नमस्कार दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने मुग़ल साम्राज्य का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें आपको मुग़ल बादशाह बाबर के आने से लेकर और औरंगजेब तक के मृत्यु तक के इतिहास के बारे में आपको बताया जाएगा। आपको इस बात के बारे में थोड़ा सी जानकारी होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस जैसे लोगों में मिलेंगे। लेकिन हमारा जो एक और मुख्य उद्देश्य होता है वो ये है कि आप जब कभी सिविल सर्विस में बैठें, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में, चाहे आपका आईएएस हो, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे आपका सीडीएस हो, आप किसी भी संघ लोक सेवा आयोग के जब परीक्षा को दे रहे हों तो इसमें ये वीडियो आपका काम आए। इसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि आपको मूलभूत चीज़ों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो कौन सा कारण था कि बाबर भारत तक आया। हमने इस बात को देखा जब हम प्रीवियस पेपर को पढ़ते हैं कि प्रीवियस पेपर आईएएस में किस प्रकार से कहाँ से सवाल आते हैं। तो इतिहास का जो मध्यकाल रहा है उसमें आपको अक्सर बताया जाता है कि जो मध्यकाल का इतिहास बहुत कम पूछा जाता है, अक्सर कहा जाता है। और जब कभी आप पेपर उठा के देख भी लें तो वास्तविकता यही दिखाती है कि प्रीवियस पेपर में आईएएस में बहुत कम मध्यकाल से पूछा जाता है। लेकिन अगर जब 2013 के बाद देखेंगे तो 2013 से खासकर 15 के बाद से 16, 17, 18, 19 में मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाने लगा। और वो भी पूछा कैसे जाने लगा, आपसे राजनीति नहीं पूछा गया, बताइए बाबर ने कौन सी लड़ाई कब लड़ी थी, नहीं पूछा गया। अकबर ने असीरगढ़ का किला कब जीता, नहीं पूछा जाएगा। या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कितनी सेना बनाई थी मध्य एशिया में आक्रमण करने के लिए, ऐसा नहीं पूछता है। वो आपसे कल्चर पूछता है, जिसे आप संस्कृति कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि उस समय के इतिहास का या राजा का उस समय के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, खाते पीते थे, इन सारी चीज़ों को आईएएस पूछता है। जैसे इस सल्तनत काल की बात हम आपसे करते हैं तो उसमें बाकायदा सवाल पूछा जाता है। अरघट्टा का नाम आपने सुना ही होगा, यूपीएससी 2019 में ही पूछ लिया गया, 2019 या 16 में पूछा गया अरघट्टा को। इसके पहले मंगानियार को पूछा गया आपसे, उसके पहले बंजारे पूछा गया क्या होता है, उसके बाद में फिर आपसे पूछा गया शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्यकाल आपका जो रेशियो है प्रीवियस पेपर में वो बढ़ रहा है, चाहे आईएएस का हो, पीसीएस वगैरह में तो अक्सर रहता है। तो हमने क्या सोचा कि आपको प्रीवियस पीसीएस के साथ साथ में आईएएस की मुख्य परीक्षा से संबंधित जो सवाल है वो आने का प्रयास हो, ताकि आप समझ सकें और कर सकें। इसके लिए हम आपको वीडियो के अंत में कुछ ऐसे आईएएस के एग्ज़ाम भी क्वेश्चन पेपर भी दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं जो आ चुके हों। तो इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से और जितने भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या सॉल्व हो पाते हैं। और आने के अलावा जो आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो उनको भी सॉल्व कर लिया करिए। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कैसे भारत आया और उसने अपने तुझे के बाबरी में कैसे सारी चीज़ें कहा, नहीं मुझे काबुल की गरीबी फिर पसंद नहीं है, तमगा कर को हटाया, कैसे चंदेरी का, खानवा का, पानीपत का युद्ध किया और अंतिम में बेचारा 1530 में मर जाता है। लेकिन मरने के पहले की कुछ वाक़ियाँ हैं जो आपको जानना है। आज हम आपको 2 टॉपिक बताएंगे। उनमें से पहला जो होगा उसका नाम है नासिरुद्दीन हुमायूं। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम था नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन हुमायूं। तो एक तो हुमायूं के बारे में आप जानेंगे और दूसरा आप जानेंगे फरीद खान, जिसे आप शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे हुमायूं। बाबर के बारे में ऐसा बोला जाता है उसके पास 4 संतानें थीं। 4 संतानें कौन कौन? उसके पास में 4 संतानें थीं और इन चारों के नाम आपको अगर जो जानना चाहें तो उनमें एक था जिसका नाम था हुमायूं, सबसे बड़ा। दूसरा था जिसका नाम था कामरान, ये बड़ा महत्वाकांक्षी भाई था। तीसरा था जिसका नाम था अस्करी और जो चौथा था उसका नाम था
हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये इसके 4 भाई थे और एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। नाम आपने इसके बारे में सुना होगा, गुलबदन बेगम के बारे में। तो जब बाबर मर रहा था तो मरा कैसे, उसके बारे में थोड़ी कुछ किंवदंतियाँ ज़रा बताएं। 1530 में ये जब मरा बाबर, तो गुलबदन बेगम ने क्या हुआ, जो हुमायूं की बहन थी, अकबर के समय में आदेश हुआ कि आप कुछ लिखिए। तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन और बाबर की बिटिया थी, उसने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम था हुमायूं नामा। नाम आपने सुना होगा, हुमायूं नामा। और इस हुमायूं नामा में उसने कुछ बड़े वाक़यात चर्चे किए हैं। हुमायूं के अंतिम के ज़्यादातर जितने भी चीज़ें हैं वो इसी से मिलती हैं। उसने बताया है 2 बातें हैं बाबर के मरने के बारे में। एक तो जब उसने चंदेरी पर आक्रमण किया था, नाम आपने सुना होगा, तो चंदेरी पर या कहीं पर किसी के पत्नी को उठा लाया था बाबर, और उस पत्नी ने, बाबर की पत्नी ने उसको जहर देकर मार डाला बाबर को। एक तो ये को वाक़या ये आता है, और दूसरा वाक़या ये आता है कि एक बार हुमायूं का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, और हुमायूं का इतना तबीयत ख़राब हुआ कि वो बचने के लायक नहीं रहा। अब जब वो बचने के लायक नहीं रहा तो बाबर ने अल्लाह से इस बात की मन्नत मांगी कि या अल्लाह, मेरे बेटे की खता को माफ़ कर और यदि आपको ज़रूरत हो तो मुझे बुला ले। ऐसा माना जाता है कि बाबर की इस बात को अल्लाह ने सुन लिया और उसी दिन से हुमायूं का तबीयत ठीक होना शुरू हुआ और बाबर का तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ। अंतिम में ये इधर मर जाता है और वो उधर जी जाता है, एकदम बोले तो स्वस्थ हो जाता है। जैसा भी रहा हो, बाबर ने सीधे सीधे कहा था हुमायूं से कि बेटा अपने भाइयों के साथ सौहार्दपूर्वक रहना। और वास्तव में देखा जाए तो हुमायूं बहुत पोलाइट शासक था, बहुत विनम्र शासक। क्योंकि अगर जो आप देखें तो जो बाबर के मरने के बाद में हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, जिसे आप पंजाब कहते हैं, वहाँ का शासन दे दिया। ये अफ़गानिस्तान में है, कंधार आपने देखा मैप में, काबुल है ये भी अफ़गानिस्तान में है, और ये पंजाब। हम इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का लाइन आपको दिखता है, वास्तव में पाकिस्तान उस समय था ही नहीं, केवल हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप था। तो अगर जो हम इस लाइन को ऐसे मिटाल भी दें तो हमें नहीं लगता कि आपको परेशानी होना चाहिए। कारण क्यों? क्योंकि ये अफ़गानिस्तान तक लेकर ये सब भारत का था, और हमें ये भी लाइन मिटाल देना ही उचित प्रतीत होता है। कारण वास्तविक भारत की स्थिति अब होती है, और अगर जो थोड़ा सा और हम सोचें इस समय के अनुसार, तो वास्तव में ये लाइन भी हमारा मिटा देना ही उचित होता है, और हम यहाँ पर इस तरह बनते हैं। अब यदि आप देखेंगे तो रियल का भारत जिसके लिए ये है, जिस प्रकार चीन परेशान है अपने प्राचीन उपनिवेशों को लेने के लिए, यदि भारत परेशान हो जाए तो शायद भारत का जो नक्शा होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल, गांधार और ये पंजाब का इलाके दे दिया। इधर हिंदाल और अस्करी को संभल और इधर चित्तौड़ के आसपास का इलाका दे दिया, और खुद अपना विस्तार करने लगा पूर्व की ओर। इस विस्तारवादी प्रक्रिया के दौरान हुमायूं को जो पहला आक्रमण करना पड़ा वो कालिंजर पर करना पड़ा। कालिंजर कहाँ है? ये कालिंजर उत्तर प्रदेश के शायद बांदा जिले में स्थित है। बांदा, हाँ बांदा जिले में, यहाँ पर आपका स्थित है। क्या नाम है इसका? कालिंजर का किला। और ये कालिंजर का किला बहुत महत्वपूर्ण था। आगे क्या हुआ? कालिंजर का किला रहा महत्वपूर्ण, उसको जीता। फिर उसके बाद में क्या हुआ? चुनार का घेरा डाला। ये जो आप चित्तौड़ का देख रहे हैं ये आपका चित्तौड़ है। राणा सांगा के मरने के बाद में यहाँ की उसकी विधवा रानी थी, और उस विधवा रानी का क्या नाम था? यदि आप नाम जानते हो तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं जानते हो तो जरा जान लीजिए। उसके विधवा रानी का नाम था कर्णवती। नाम आपने सुना ही होगा। और यहाँ गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था बाज बहादुर। इस शासक ने कर्णवती के ऊपर आक्रमण कर दिया। कर्णवती ने अपनी एक राखी, जिसे आप रक्षाबंधन कहते हैं, हुमायूं को भेजा,
और हुमायूं बड़े भाई की भांति उसका सम्मान किया। और याद रखिएगा ये जो बहादुर शाह था, इसको परेशान किया, भाग गया वहाँ से, सब कुछ रहा, उसको छोड़ दीजिए। आते हैं हम अफ़गानों की तरफ। जब कालिंजर को जीत लिया और चुनार का घेरा डाला, तो आपको बता दें हम कि ये जो चुनार है, ये वाला चुनार, इस क्षेत्र को कहा जाता है चुनार, और चुनार को ही कहा जाता है पूर्व का द्वार। याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ सकता है पीसीएस कि पूर्व का द्वार किसे कहा जाता है? चुनार को कहा जाता है। और चुनार का घेरा जब 1535 में डालता है, जीत लेता है, बराबर जीत नहीं पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये शेरशाह सूरी से फंस जाता है युद्ध करने में। हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध करना शुरू करता है और 1537 से लेकर 1540 तक ये कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के चंगुल में फंसा रहता है। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया था, तो उसी युद्ध में शेरशाह ने एक बात कहा था, यदि मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। और वास्तव में वो काम कर दिया था। कैसे, जरा देखिए। अब जैसे ही वो कालिंजर को जीता, चित्तौड़ को जीता और आगे चुनार का घेरा डाला और फिर आगे चल के रोहतास तक पहुंच जाता है। ये चुनार आपका यूपी में है, कालिंजर आपका यूपी में है, जो रोहतास है वो बिहार में है। तो होता क्या है कि 1539 में जब ये हुमायूं हमारा कालिंजर से आगे, चुनार से आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर शेरशाह और कुछ अफगानों के साथ में युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर बुरी तरह पराजित होता है और पराजित होकर वो कर्मनासा नदी में घोड़े सहित कूद जाता है। और कूद जाता है तो मरने को होता है, लेकिन एक भिस्ती था जिसका नाम था निजाम, और उस निजाम ने हुमायूं को बचा लिया, जिसको आगरा का एक दिन के लिए उसने शासक बना दिया था। तो जैसे ही चौसा के युद्ध में वहाँ से भाग आता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये चौसा से भाग तो आता है, लेकिन इसका भाई जो कामरान होता है वो इन सारे क्षेत्रों को जीत कर अपना पूरब की ओर प्रसार करना शुरू करता है। यही उसकी गलती हो जाती है और हुमायूं हार जाता है। अंततः शेरशाह ने बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था, इस युद्ध में हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर देता है और हुमायूं को मजबूरी में इस हिंदुस्तान को छोड़ के पश्चिम की ओर भागना पड़ता है। और जब 1540 में ये भाग रहा होता है हुमायूं, उसी समय एक लड़की होती है हमीदा बानो, उसी से विवाह कर लेता है। और विवाह के बाद में स्वयं जो हुमायूं होता है वो चला जाता है ईरान से सहायता लेने के लिए, लेकिन हमीदा बानो बेगम को वो पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर छोड़ जाता है। ये हमीदा बानो बेगम हमारे अगले क्लास में आएगी, इसलिए हम इसको बताएं। तो अब ईरान के पास चला जाता है और अब इस समय जो हुमायूं होता है वो बिना राज्य का राजा होता है। और 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं को, यानी मुगलों को, बुरी तरह से भारत से पराजित करके भेज देता है। अंतिम में थोड़ा सा बता दें कि जब 1555 में एक बार फिर से पावरफुल होता है हुमायूं और अपने भाई कामरान को परेशान कर हटा कर यहाँ का शासन कर लेता है और आता है, तो वो अफ़गानों के साथ में मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध करता है, जो कि 1555 में करता है। और वहाँ से करने के बाद में 1556 तक वो जिंदा रहता है, लेकिन 24 जनवरी को वो अपने ही द्वारा बनाए गए दिल्ली के दीन पनाह नामक पुस्तकालय की पहली सीढ़ी, बोले तो पहली मंजिल से गिर जाता है। और गिरने के बाद वो लड़खड़ा जाता है और लड़खड़ा के गिर पड़ता है और वहीं पर मर जाता है। तो वर्तमान में एक इतिहासकार थे जिनका नाम आपने सुना ही होगा, उनका नाम था लेन पूल। इन्होंने एक कोटेशन लिखा। इन्होंने कहा, इस प्रकार हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंतिम में लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। ये हुमायूं के बारे में हम आपको बताएं तो हुमायूं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था और ऐसा माना जाता है कि वो दिन के हिसाब से अपने कपड़े बदलता था। अब मुग़ल साम्राज्य हमारा 1556 में शुरू होगा, लेकिन उसके बीच का जो 15 साल का
अंतराल था उसको भरा शेरशाह सूरी, हजरत आला शेरशाह सूरी ने। इसके बारे में हम आपको लेके चलते हैं। तो 1540 में जैसे हुमायूं हिंदुस्तान को छोड़ता है, यानी कि शेर शाह का भाग्य साथ देता है और वो मुगलों को वापस कर देता है। आते हैं 1540 में। शेर शाह, जैसा कि आप जानते हैं कि जौनपुर के एक जमींदार थे, उसके पिता, और वहीं पर वो पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और उसके बचपन का नाम फरीद था। वहाँ का एक शासक था, एक हसरत नुहानी करके था। एक बार अपने इस नुहानी के साथ में जब फरीद जंगल गया हुआ था शिकार करने, तो एक शेर ने अटैक कर दिया नुहानी के ऊपर, और फरीद ने क्या काम किया, अपने कटार से उस शेर को मार दिया, जिसके चलते उस व्यक्ति ने शेर शाह को फरीद को उपाधि दिया शेर खान किया। अब अंतिम में 1540 में फरीद शेर शाह की उपाधि धारण करके वो हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठता है और इसे हजरत आला भी कहा जाता है। देखते हैं आगे क्या हुआ। शेर शाह के बारे में हम आपको ज़्यादातर बताएंगे, इसके कल्चर क्या थे। इसकी खास बात ये थी, नेपोलियन की तरह ही लगता था। नेपोलियन भी विधवाओं से, धनी विधवाओं से विवाह करके बहुत उच्च पद तक गया था। वैसे ही हमारा जो शेर शाह सूरी है, दूसरा अफगान राज्य जिसने स्थापित किया, वो लाड़ मलिका तथा दूदू नाम सुना होगा, इन सबसे विवाह करने के बाद उच्च पदों पर पहुंचा। उसके बाद अगर जो आप जानना ही चाहें तो मालदेव, जो कि मारवाड़ राजस्थान में एक जगह थी, उस मालदेव से युद्ध किया 1544 में। भाई राजपूतों ने इसको इतनी बुरी तरह से पराजित करने का प्रयास किया और लगभग कर भी ले गए थे कि इसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, और वो ये कि मैं इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान खो देता। मतलब कि राजस्थान का सबसे प्रमुख फसल बाजरा ही है, जो कि मोटा अनाज है, और मारवाड़ में क्या होता है, वही होता है बाजरा। इसलिए उसके मन में आया कि आज मैं यदि हार जाता तो इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं संपूर्ण हिंदुस्तान छोड़ देता। हालांकि वो जीत लेता है, और जीतने के बाद 1545 में कालिंजर का अभियान करता है। यहाँ पर कालिंजर का जब वो अभियान कर रहा होता है तो उसी समय एक तोप आता है, तोप का गोला छूटता है और आके इसको लग जाता है शेर शाह को, और उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसको ये सोचना मिल जाती है कि हाँ, हम फतेह कर चुके हैं। ये तो इसके बारे में कुछ वैसे था जिसके लिए शेर शाह यूपीएससी में इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे, और वो ये शुरू होता है। अब्बास खां सरवानी नाम आपने सुना होगा। ये तत्कालीन शेर शाह का इतिहासकार था। अब्बास खान सरवानी इसके बारे में ठीक ठाक ढंग से बताता है कि जैसे ही शेर शाह का राज्यारोहण होता है, वो क्या काम करता है, बांग्लादेश में स्थित सोनार गांव से लेकर और पाकिस्तान के पेशावर तक एक रोड का निर्माण करवाता है। अगर जो हम उस रोड को बनाएं तो आप शायद इस तरह तक जान पाएंगे। ये था वो रोड जिसे आप जीटी रोड के नाम से जानते थे। इसके अलावा उसने जो दूसरा रोड बनवाया, वो बनवाया था आगरा से लेकर और जोधपुर तक। ऐसे ही एक और कोई रोड बनवाया था जो कि दक्षिण से होकर जाता था या कहीं पर ऐसे जाता था। ये इतनी बड़ी बड़ी सड़कों को बनाने का सीधा सा कारण ये था ताकि उसका साम्राज्य में व्यापार ठीक ढंग से हो सके। इसीलिए शेर शाह के सड़कों नो अभी बता रहे हैं। अब इतने लंबे सड़क का रख रखाव करना या इस पे व्यापार करना आसान तो था नहीं, तो शेर शाह ने सोचा क्यों न इसका व्यवस्था किया जाए। उसने क्या काम किया, इन सारे सड़कों पर 2 कोस, मतलब कि लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर हर 2 कोस पर एक एक बनवाया। क्या बनवाया जरा देख लेते हैं। इसको मिटाल रहे हैं हम। उसने क्या बनवाया, उसने समस्त सड़कों पर लगभग 1700 सराएं बनवाया, और ये सराएं चारों तरफ किले से घिरे होते थे ताकि यहाँ पर चोरी डकैती ना हो। मुसलमान के लिए अलग बना हुआ था, हिंदू व्यापारियों के लिए अलग बना हुआ था। इन सरायों को और इन सड़कों को शेर शाह सूरी साम्राज्य की धमनियाँ बोला जाता था।
कि इनकी बिना ये विशेष प्रकार से काम नहीं कर सकता। शेरशाह ने पहला काम तो ये किया। दूसरा काम क्या किया? उसने दूसरा काम ये किया कि जैसा कि अब्बास खां सरवानी कहता है कि राज्य के किसानों को जीवित रहने का पूरा अधिकार है और जब तक शासक उसको मजबूत नहीं मिलेगा, कल्याणकारी नहीं मिलेगा, वो आराम से नहीं रह सकते। इसलिए उसने पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। अब पुलिस व्यवस्था इतनी मजबूत और न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत कि अब्बास खां सरवानी कहता है कि कमर झुकाए हुए एक महिला जिसकी उम्र लगभग 80 साल है, वो अपने सर पर टोकरी में कई किलो सोना लेकर जंगल के बीचों बीच से होकर जा सकती है और कोई भी लुटेरा या चोर उसको छीनने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस बात को सबसे ज़्यादा जानना चाहिए आपको कि उसके समय में न्याय इतना प्रिय था कि अगर जो चोर चोरी कर लेता था तो जिस राज्य या जिस ज़िले में चोरी हुआ है उस ज़िले के जमींदार को यह हिदायत था कि अगर जो आप उसका पता नहीं लगवा पाए तो जो दंड चोर को मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। ये कठिन जरूर था लेकिन कारगर रहा, सतीश चंद्रा के शब्दों में। अब इतना बढ़िया न्याय अगर जो हो रहा हो किसी राज्य में तो मतलब वो बेहतर है। आगे देखते हैं। दूसरा उसने किसानों के साथ किया। सबसे पहले उसने अपने हिंदुस्तान की भूमि को रैयतवाड़ी में बदल दिया। किसमें? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? ये वास्तव में आधुनिक इतिहास की बात है, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेक्टर मुनरो, कैप्टन रीड, ये सारे लोग मिलकर जब रैयतवाड़ी, जमींदारी और महालवाड़ी बनाते हैं तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम आपको बता दें कि रैयत का अर्थ होता है प्रजा, और जो राजा सीधे अपने किसानों से भू राजस्व वसूलता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है रैयतवाड़ी प्रक्रिया। शेरशाह ने अपने सभी भूमि का पैमाइश करवाया। याद रखिएगा, अपने भूमि का करवाया क्या? पैमाइश। और इस भूमि के पैमाइश को याद रखिएगा, भूमि के पैमाइश करने के लिए यहाँ पर यदि आप देख लेते हैं तो इसको कहा गया, पैमाइश करने के लिए एक शुल्क उसने वसूला और उसका क्या नाम था? यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरीबाना नाम था। क्या नाम था? जरीबाना। और इस भूमि को पैमाइश ने नपवाया और नपवाने के बाद में उसने इसको 3 भागों में बांट लिया, अच्छी, मध्यम तथा बंजर में। और इन तीनों के माध्यम से उसने कर रखा और वो रखा 1/3। और इन सारे भू राजस्व जो अन्य कर आते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको औबाब कहा जाता था। कई स्थानीय करों को आपस में मिलाकर औबाब बनता था। अब जमीन की पैमाइश हो चुकी है, मतलब कि लेखपाल ने जमीन को नाप लिया है। उसके लिए एक शुल्क वसूला जाता था जिसको क्या कहा जाता था? जरीबाना। और भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? मसाहत। याद रखिएगा, मसाहत क्या था? भूमि को पैमाइश करना मसाहत कहलाता था और इसके लिए जो शुल्क वसूला जाता था वो जरीबाना कहलाता था। और कर संग्रह, अब इस भूमि की पैमाइश किया जा चुका है, इसके कर को यदि संग्रह करने के लिए जब जाएगा कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहा, उस टैक्स को क्या कहा जाएगा? महालिसाना। फिर से एक बार सुन लेते हैं। भूमि की पैमाइश कराना मसाहत कहलाता है। इस भूमि की पैमाइश करने वाले को जो कर लेता है वो जरीबाना कहलाता है कर। और जब वो कर इकट्ठा करेगा जहाँ पर शुल्क, जहाँ पर कर को ले जाके रखा जाएगा, वो कर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा महालिसाना। IAS के परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शेरशाह का यह व्यवस्था उसके सारे साम्राज्य में लागू रहा लेकिन मुल्तान में लागू नहीं हो पाया क्योंकि वो उसके क्षेत्र से काफ़ी दूर था। आगे देखते हैं। अब वो टैक्स जो लेता था वो टैक्स 2 रूपों में, या तो अनाज के रूप में लेता था और या तो लेता था पैसे के रूप में। और वो ज़्यादातर ये करता था व्यवस्था कि आप पैसे में ही दीजिए। और पैसा कैसा? उसके समय में कुल 23 टकसालें थी। याद रखिएगा, सल्तनत काल में भी एक ऐसा ही कोई शासक हुआ था जिसके समय में 23 टकसालें थीं।
कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा वो कौन सा था। वो भी बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ था। इसके समय में भी जो सिक्के ढाले जाते थे उनको टकसाल कहा जाता था और ऐसे टोटल टकसाल 23 थे। और उसने अपना जो नाम था फरीद या शेर शाह, वो अरबी और देवनागरी दोनों में अपना नाम उस सिक्के पर लिखवाया और चांदी का चलवाया रुपया। उसने सोना, चांदी और तांबे तीनों के सिक्का चलवाया और ये सारे सिक्के आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के अग्रदूत साबित हुए। यहाँ तक कि अकबर ने जितने भी सुधार किए, जितने भी कुछ किया, उसका प्रवर्तक शेर शाह को ही माना जाता है। आगे देखते हैं। शेर शाह ने एक काम और किया था। शेर शाह का एक बड़ा काम ये था कि जो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह बनाया गया था, पुस्तकालय था या किला था, जो भी कह लीजिए, उसको शेर शाह ने तुड़वा दिया। और तुड़वाने के बाद में उसमें एक किला बनवाया जिसका नाम था पुराना किला। तो पुराने किले का नाम, पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह ने। और इस पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनवा दिया और उस मस्जिद का नाम क्या रखा? किला ये कोहना रखा गया। याद रखिएगा, किला ये कोहना एक मस्जिद है जो कि पुराने किले में स्थित है और ये पुराना किला शेर शाह ने बनवाया दीन पनाह को तुड़वाकर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। आगे और देखते हैं। अब आपको पता होगा कि उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था और उस पाटलिपुत्र को पहली बार जो पटना का नाम दिया वो शेर शाह ने ही दिया था। जब ये 1545 में मरा तो उसके जो कब्र है वो एक कब्र बना हुआ है और एक तालाब है, उस तालाब के बीचों बीच में, मतलब कि उसके चारों तरफ पानी है, वो अपना कब्र स्वयं उसने बनवाया था। और उसका कब्र कहाँ पर है? सासाराम में है। इसी के समय 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया था। 45 में इसके मरने के बाद इसका एक शासक आता है, जो बोले तो इसका उत्तराधिकारी आता है। और ये जो उत्तराधिकारी होता है ये उसका नाम होता है इस्लाम शाह। और ये इस्लाम शाह के बाद में आता है आपका आदिल शाह। आदिल शाह आता है, उसी का एक प्रधानमंत्री होता है जिसका नाम हेमू होता है। हेमू एक नमक बेचा करता था बाज़ारों में और वो एक सहनाई मंडी, बोले तो सहनाई मंडी आप जानते ही हैं, EMI जिसे आप बाज़ार का इंस्पेक्टर कहते हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, वो बनता है। उससे चलकर प्रधानमंत्री तक के पद पर जाता है। और आगे चलकर जब हम अकबर को लाएंगे तो एक युद्ध करवाएंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध। उस युद्ध में हेमू विक्रमादित्य के नाम से आकर लड़ेगा। फिलहाल अभी यहाँ तक चीज़ें रोक देते हैं। तो हुमायूं, शेर शाह के द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण सुधार थे उनको जरा आपने जान लिया। दीन पनाह कैसे क्या था। आपको हम एक होमवर्क देते हैं और वो ये कि हुमायूं का तोपची कौन था? हुमायूं का तोपची कौन था? इसको आप कमेंट में लिखिएगा या बोर्ड में कहीं लिखा हुआ है उसको आप ढूंढ के बताइएगा। तो इस प्रकार से जब 1555 में एक बार पुनः आता है हुमायूं और इन अफगानों को हटा देता है, हटाने के बाद दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1555 में, तो उसके बाद वो मर जाता है। और मरने के बाद में उसका लड़का आता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नाम आपने सुना ही होगा। ये वही अकबर है जिसकी माँ हमीदा बानो बेगम को पंजाब में उसका पिता छोड़कर चला गया था। और जब अकबर के जन्म का समाचार हुमायूं पाता है तो वो कोई जो कस्तूरी होता है, उसके पास केवल वही कस्तूरी होता है जो नाभि में होता है हिरन के, उसी को बांट देता है हमारी खुशी के। अब 1555 में अकबर आएगा और हाँ याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और दिल्ली में ही हुमायूं के मकबरा को लेके अभी कुछ चर्चा में था। इनको ज़रा याद रखिएगा। और हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी कहलाता है क्योंकि इसमें पहली बार ठीक ठाक ढंग से सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। तो IAS आपको यहाँ से ज़रूर सवाल पूछता है। एक तो शेर शाह के हिस्से कि क्या क्या चीज़ें थी, बोले तो
उसकी भू राजस्व व्यवस्था क्या है। जैसे अभी पिछली बार कृष्णदेव राय का पूछ लिया था, तो अगली बार हो सकता है इनसे पूछ ले। दूसरा पूछेगा दीन पनाह के बारे में, और यदि हो सकता है तो आपसे ये पूछ ले अब्बास खां सरवानी के बारे में, किस समय के इतिहासकार थे। या आपसे सवाल शायद ये पूछा जाए कि शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो अब यहाँ पर शेरशाह खत्म हो जाता है, हुमायूं भी मर जाता है। अगला जो होगा, जो वास्तविक मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक आएगा, उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा। वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कारण इसका है कि आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में काम आता है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। कोई कमेंट हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।